नमस्कार दोस्तों। क्या एक इंडियन रुपया एक यूएस डॉलर के बराबर हो सकता है? अगर हाँ, तो इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा जब रुपए और डॉलर का वैल्यू सेम हो जाए? तो आज रुपया डॉलर के सामने एक कमजोर करेंसी के रूप में जाना जाता है, वो भी इस हद तक कि आज एक डॉलर का वैल्यू 82 इंडियन रुपए तक पहुंच चुका है। और ये बात पिछले कुछ सालों की नहीं है, बल्कि जब से देश आजाद हुआ है तब से ही लगातार भारतीय रुपए का वैल्यू कमजोर होती रही है। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पर उससे पहले कुछ बेसिक जरूरी चीजों को समझते हैं। देखिए, किसी भी दो करेंसीज के बीच का कन्वर्जन रेट होता है, उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। एक्सचेंज रेट मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें एक्सचेंज रेट पर सारा कंट्रोल सरकार का होता है और सरकार ये तय करती है कि उनके करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा। दूसरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें मार्केट में सप्लाई और डिमांड के अनुसार करेंसीज का एक्सचेंज रेट अपने आप बदलता रहता है। और तीसरा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें कुछ देशों का कहना है कि वो सप्लाई और डिमांड के अनुसार अपने करेंसी का एक्सचेंज रेट को बदलने तो देंगे, पर एक लिमिट तक ही। मतलब एक रेंज सेट कर दिया जाता है कि 5 से 10% तक ही एक्सचेंज रेट बदल सकता है। असल में करेंसी वैल्यू के ऊपर नीचे होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी दर, महंगाई दर, देश का जीडीपी कितना है, देश में किस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, और देश का इंपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट कितना है। तो इन सब चीजों का असर भी करेंसी एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 से पहले ज्यादातर देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था, इंडिया में भी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त $1 और $1 बराबर था। फिर ऐसा क्या हुआ कि रुपए का वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरता चला गया। 1950 के दशक में भारत सरकार ने देश के डेवलपमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन जितने खर्च किए उतने कमाए नहीं। तो इसलिए सरकार को अन्य देशों से लोन लेना पड़ा। अब समय के साथ उन लोन्स को चुकाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं थे, पर पैसे चुकाने जरूरी थे, इसलिए सरकार ने रुपए के वैल्यू को कम कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया सरकार ने ₹1000 लोन लिया था, जिसमें से ₹800 डेवलपमेंट में खर्च कर दिए। बाकी के बचे ₹200, जो कि उस वक्त के जीडीपी के अनुसार उतना नहीं बढ़ पाया कि लोन चुकाया जा सके। अब सरकार के पास लोन चुकाने के लिए पैसे तो नहीं थे, पर सरकार रुपए के वैल्यू को कंट्रोल कर सकती थी। इसके लिए उन्होंने ज्यादा रुपए छापने शुरू कर दिए। इससे रुपए की सप्लाई बढ़ गई और वैल्यू कम हो गई। जाहिर सी बात है कि सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी। अब मान लेते हैं कि 10 गुना ज्यादा रुपए प्रिंट किए गए, मतलब रुपए की वैल्यू 10 गुना कम हो गई। मतलब पहले का ₹1 के बराबर अब का ₹10। मतलब नोट प्रिंट होने से पहले जो ब्रेड ₹1 में मिलता था, नोट प्रिंट होने के बाद वही ब्रेड ₹10 का मिलेगा। इसे कहते हैं करेंसी का डीवैल्यूएशन। अब ऐसा करने से सरकार के पास पहले का बचा हुआ ₹200 गुना 10, टोटल ₹2000 आ गए। तो अब सरकार लोन के ₹1000 प्लस ब्याज चुका सकती है। तो करेंसी का डीवैल्यूएशन ऐसे काम करता है। उस वक्त के डीवैल्यूएशन के हिसाब से $1 $4.75 के बराबर कर दिया गया। उसके बाद 1960-70 के दशक में बहुत सारे युद्ध हुए, कभी इंडो चाइना वॉर तो कभी इंडो पाकिस्तान वॉर। इस वजह से भारत को फिर से काफी भारी नुकसान हुआ, जिससे उभरने के लिए दूसरे देशों से लोन लेना पड़ा। अब इस लोन को चुकाने के लिए देश की जीडीपी को बढ़ाना जरूरी था, और ये तब संभव था जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसके लिए विदेशी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और विदेशी इन्वेस्टमेंट तब आती
जब उनको भारत में ज्यादातर चीजें सस्ती मिलती। सस्ते में रॉ मटेरियल मिलने पर ही इन्वेस्टर देश में इन्वेस्ट करते और फैक्ट्रियां लगाते। इसी कारण से सरकार ने 1966-67 में फिर से डिवैल्यूएशन करके $1 के बराबर 7 रुपए के आसपास कर दिया। उसके बाद 1973 में बहुत बड़ा तेल संकट आया, जिससे पूरी दुनिया भर में तेल की किल्लत हो गई। इस वजह से भारत जो तेल इंपोर्ट करता था दूसरे देशों से, वो काफी महंगा पड़ गया, जिससे रुपए का वैल्यू और कम हो गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रही, जिसके वजह से 1990 आते आते $1 के बराबर 17.5 रुपए हो गए। इसके बाद 1991 में भारत को सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका लगा, जिसके बाद रुपए का वैल्यू और कम होकर $1 के बराबर 22.72 रुपए हो गए। फिर साल 1993 में भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिया, जिसके बाद मार्केट में डिमांड और सप्लाई में बदलाव के अनुसार रुपए की वैल्यू बदलती थी। पर देखा जाए तो इसके बाद भी रुपए का वैल्यू सिर्फ घटता ही रहा है। ये तो मुख्य कारण था, पर इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स थे जिसके वजह से रुपए का वैल्यू गिरता रहा। अब बात करते हैं कि अगर आज भी ₹1 $1 के बराबर होता तो क्या होता। मान लिया नोटबंदी की तरह ही रात 8 बजे सरकार के द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि आज रात 12 बजे से ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा, तो अगले सुबह हमारे जीवन और देश में क्या असर होगा। देखिए, जिनकी सैलरी 10,000 रुपए है, वो रातों रात 8 लाख रुपए हो जाएंगे। जब देश में ही लोगों को इतनी हाई सैलरी मिलेगी, तो लोग दूसरे देश में कमाने क्यों ही जाएंगे। ऐसा होने से देश का दिमाग, स्किल्स और टैलेंट देश में ही रहेगा, जिससे देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। रुपए और डॉलर के बराबर होते ही हजारों कमाने वाले लाखों और लाखों कमाने वाले करोड़ों कमाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। मतलब समझ रहे हो? बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लोग सस्ते में इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों का टूर कर पाएंगे। लग्जरी चीजें सस्ती मिलेंगी, जैसे आईफोन 600 से 800 रुपए में और फेरारी या लेमोर्गिनी जैसी कारें 2 से 5 लाख रुपए में मिलेंगी। देश में चीजों को इंपोर्ट करना आसान और सस्ता हो जाएगा। भारत अभी 82% क्रूड ऑयल और 45% नेचुरल गैस दूसरे देशों से खरीदता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। रुपए और डॉलर के बराबर होने से ये खरीद भी सस्ती होगी। इससे भारत में तेल और गैस की कीमतें कम होंगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। ये सब सुनकर खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी फायदे तो सिक्के का बस एक पहलू है। दूसरा पहलू अभी बाकी है मेरे दोस्त। रुपए और डॉलर के बराबर होते ही देश को काफी नुकसान भी होगा। कैसे? जहां एक तरफ इंपोर्ट अच्छा होगा, वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ठप पड़ जाएगा, क्योंकि अब तक भारत में दूसरे देशों को सस्ते में सामान मिल जाता था, इसलिए दूसरे देश भारत से गुड्स इंपोर्ट करते थे। पर रुपए और डॉलर के बराबर होते ही ये सभी देश भारत से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब उनको ये महंगा पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत के जीडीपी का 31.5% हिस्सा सिर्फ एक्सपोर्ट से था। ये आंकड़ा 2019-20 में 27.8%, 2020-21 में 18.7% और 2021-22 में 21.4% रहा। मतलब देखा जाए तो एक्सपोर्ट ठप पड़ने से ये आंकड़ा लगभग 0 हो जाएगा। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे देश की जीडीपी का क्या ही हाल होगा। विदेशी इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। दूसरे देश भारत में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। लोगों को सैलरी के नाम पर कम पैसे देने पड़ते हैं, पर रुपए और डॉलर के बराबर होते ही भारत के लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उससे अच्छा ये कंपनियां अपने देश में ही इन्वेस्ट करेगी
और अपने देश के लोगों को ही जॉब पर रखेगी, क्योंकि जब भी बराबर सैलरी देने की बात आती है तो कंपनियां अपने देश के लोगों को ही प्रीफर करेगी। इससे होगा ये कि जितने भी विदेशी कंपनियां भारत में हैं सभी अपने ऑफिसेस बंद कर देंगे और अपने अपने देश वापस चले जाएंगे या फिर किसी दूसरे सस्ते देश में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा होने से सबसे ज्यादा प्रभावित सर्विस सेक्टर होगा। अब सर्विस सेक्टर मतलब टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, आईटी सेक्टर इत्यादि, जो कि भारत के जीडीपी का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है। उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कंपनियां बंद हो जाएंगी और देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी जितना ज्यादा होगा देश में गरीबी भी उतना ही ज्यादा होगा और सर्विस सेक्टर के ठप होने से जीडीपी में 50% का सहयोग अचानक से घट जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि जीडीपी का क्या ही हाल होगा। जीडीपी पर ऑलरेडी वीडियो है जो कि ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अगर जीडीपी कम होगा मतलब देश का इनकम कम होगा, और जब इनकम कम होगा तो देश को चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। इस तरह फिर से हमारी करेंसी गिर जाएगी और हम करेंसी की डीवैल्यूएशन के लूप में फंस जाएंगे, जिससे बाहर निकलना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर ये सब तो बाद की बात है। उससे पहले मन में कुछ सवाल आता है कि क्या रुपए का डॉलर के बराबर होना पॉसिबल भी है? अगर है भी तो रुपए का मजबूत होना भारत के लिए फायदेमंद होगा या फिर कमजोर होना? असल में इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि जो देश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि जो अपने देश से बहुत सारा सामान दूसरे देशों में भेजते हैं, वैसे देश अपने करेंसी को कमजोर रखना प्रीफर करते हैं ताकि दूसरे देश ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। एग्जाम्पल के लिए चाइना को देख सकते हैं। चाइना बहुत सी चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए वो अपनी करेंसी को कमजोर रखना चाहेगा ताकि बाकी जो देश है वो ज्यादा से ज्यादा सामान चाइना से सस्ते में खरीदे। इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते में मिलती है। दूसरी तरफ जो देश इंपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जो दूसरे देशों से चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, वो अपनी करेंसी को मजबूत रखना प्रीफर करते हैं ताकि दूसरे देशों से सस्ते में सामान खरीद सके। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भारत किस कैटेगरी में आता है। देखिए, भारत एक इंपोर्ट ओरिएंटेड देश है, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों को कम सामान बेचता है और दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कमाई कम है और खर्च ज्यादा। उस हिसाब से देखा जाए तो रुपए का मजबूत होना भारत के लिए अच्छा होगा, पर अभी भारत एक ऐसी स्थिति में है कि वो रुपए को कमजोर ही रखना चाहेगा, क्योंकि रुपए के मजबूत होने से एक्सपोर्ट कम होगा या फिर ठप भी हो सकता है। यही वजह है कि इंडिया के कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अभी इंडिया के लिए कमजोर एक्सचेंज रेट ही अच्छा है। एक्सपोर्ट में गिरावट आने से सर्विस सेक्टर प्रभावित होगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। एक्सपोर्ट के कम होने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। जब देश का इनकम ही कम हो जाएगा तो इंपोर्ट में ज्यादा खर्च कैसे हो सकता है? तो फिर क्या किया जाए? क्या सॉल्यूशन है इन सब चीजों का? देखिए, भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इंपोर्ट को कम और एक्सपोर्ट को ज्यादा किया जा सके। भारत क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इंपोर्ट कम होने से देश का खर्च भी कम होगा। क्रूड ऑयल के कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तब ज्यादातर प्रोडक्ट मेक इन इंडिया बनेगा, और जब प्रोडक्ट के ऑप्शंस ज्यादा होंगे तो एक्सपोर्ट्स के भी ऑप्शंस ज्यादा होंगे। ऑप्शंस ज्यादा होने से एक्सपोर्ट भी बढ़े। अब बात आता है
कि क्या करेंसी के मजबूत या कमजोर होने से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है? तो इसका आंसर है नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। जापान की करेंसी रुपए से भी कमजोर है, जो कि अभी 1 रुपए के बराबर 1.79 जापानीज येन है। इस हिसाब से तो भारत को जापान से ज्यादा डेवलप देश होना चाहिए, पर कमजोर करेंसी होते हुए भी जापान कितना डेवलप्ड है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। मतलब इंडियन करेंसी कमजोर हो या मजबूत, देश के डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।